आज हम लोग 10th क्लास के एनसीईआरटी का साइंस का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास से का ऑब्जेक्टिव देखेंगे लोग। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 8 का हम लोग देखे थे ऑब्जेक्टिव, उसको आप लोग देख लीजिएगा। जो भी विद्यार्थी इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं, 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग देखते हैं लोग आगे। क्वेश्चन कह रहे हैं कि मेंडल ने वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए किस पौधे का उपयोग किया था। कह रहे हैं मेंडल ने वंशागत गुणों का अध्ययन के लिए किस पौधे का उपयोग किया था। तो आप लोग का मटर का पौधा का उपयोग में लाया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, इसको याद रखिएगा लो। ऐसे में तो ये क्वेश्चन जो भी यहाँ पर है सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन याद रखिएगा लो। मटर के पौधों का उपयोग किया था। सेकंड नंबर कह रहे हैं प्रोटीन का जीन किसे कहा जाता है। प्रोटीन का जीन किसे कहा जाता है। तो ये हम लोग को डीएनए कहा जाता है। किसको? डीएनए को। डीएनए को प्रोटीन का जीन कहा जाता है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि मादा का गुणसूत्र होता है। मादा का गुणसूत्र होता है X। ठीक है, मादा गुणसूत्र होता है X। नेक्स्ट आगे देखते हैं लोग। कह नर का गुणसूत्र होता है। तो नर का गुणसूत्र होता है XY। नर का गुणसूत्र होता है XY। और नेक्स्ट आगे क्वेश्चन जो कह रहे हैं उसको हम लोग देख रहे हैं कि कह रहे हैं नेक्स्ट कि गुणसूत्रों की संख्या। गुणसूत्र यहाँ अपने मानव लिख सकते हैं लोग। मानव में, ठीक है, याद रखिएगा, आवाज पर ध्यान दीजिएगा लोग कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितने जोड़े होते हैं। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या आप लोग को बता दें कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा होता है, लेकिन उसमें से 22 जोड़ा मादा और नर। 22 जोड़ा मादा और नर में, यानी कि मादा और नर, ये 22 जोड़ा का होता है, समान होता है। यानी कि आप लोग का यहाँ पर 22 जोड़े का होते हैं, समान होते हैं। 23 जोड़ा पाया जाता है, 22 जोड़े का होते हैं, समान होते हैं मादा में और नर में। ठीक है, मादा में भी और नर में भी 22 जोड़े का होते हैं, समान होते हैं। लेकिन एक जोड़ा होता है इसका, एक जोड़ा यानी कि 23वां जोड़ा होता है जो लिंग निर्धारण का काम कर सकता है, वो अलग अलग होता है। मादा में सेम होता है, मादा में क्या होता है, सेम होता है, एक से एक होगा। लेकिन नर में क्या होता है आपका, नर में अलग होता है, यानी कि XY होगा। क्या होता है, XY। तो अगर एनसीईआरटी का 10th का एनसीईआरटी से देखें तो उसमें लिखा है कि यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या जोड़े में होता है 22। ठीक है, लेकिन 22 जोड़े होते हैं, और जबकि एक जोड़ा भिन्न होता है, एक जोड़ा भिन्न होता है जिससे लिंग निर्धारण का कार्य संपन्न होता है। तो ये दोनों को अगर मिला के देखें, दोनों को लेकर चले तो 23 जोड़ा हो जाएगा। 22 जोड़ा जो समान होता है और एक जोड़ा जो भिन्न होता है उसको लेकर चले तो 23 जोड़ा, यानी कि 46 से गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, 46 से। तो हम लोग 23 से इसको 23 से जोड़ा लिखेंगे, यानी कि 23 जोड़ा। अगर 23 आपका ऑप्शन में नहीं दिया है तो 22 जोड़ा पर टिक आप लोग लगा सकते हैं कि 22 जोड़ा का होता है, सेम होता है। और एक जोड़ा जो होता है वो आप लोग का अलग अलग होता है, यानी कि XX और XY। यानी कि ये इसी से आप लोग का लिंग निर्धारण का कार्य भी होता है। एक बात और इससे समझते चलेंगे लोग, यहाँ पर आप लोग का XX, ठीक है, XX दिया है। और आप लोग का नेक्स्ट, अब इसी में आप लोग का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है कि अगर मादा और नर अगर इसे गर्भाशय उसमें जन्म होगा तो वो मतलब जन्म लेने वाला नवजात आप लोग का नर होगा या मादा होगा, यानी कि लड़का होगा या लड़की। तो अगर मादा का X और नर का X,
ये दोनों का अगर उसमें गुणसूत्र पाया जाता है, एक से गुणसूत्र पाया जाता है, तो जन्म लेने वाला नवजात आप लोग का लड़की होगी, ठीक है। और वहीं अगर मादा का X और नर का Y, ये आप लोग का लड़की, ये जन्म लेने वाला नवजात लड़की होगी, लेकिन मादा का X और नर का Y आप लोग का गुणसूत्र उसमें होगा, तो ये आप लोग का जन्म लेने वाला नवजात लड़का होगा। तो इसी प्रकार मनुष्य में लिंग निर्धारण संभव होता है, लेकिन 22 जोड़े क्या होते हैं, 22 जोड़े समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा क्या होता है, भिन्न होता है। 23वां जोड़ा ही आप लोग का लिंग निर्धारण का कार्य संपन्न करता है, यानी किसी से लिंग निर्धारण संपन्न होता है। तो याद रखिएगा लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट कर रहा है आप लोग का, जीवों की संरचना की आधारभूत इकाई किसे कहा जाता है, जीवों की संरचना की आधारभूत इकाई किसे कहा जाता है, तो आप लोग को कोशिका को बोला जाता है। किसे कहा जाता है, कोशिका को। जीवन की आधारभूत संरचना किसे कहा जाता है, कोशिका को, याद रखिएगा लोग, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग कर रहे हैं कि जीवाणु के कोशिका में केंद्रक पाए जाते हैं, जीवाणु के कोशिका में केंद्रक पाए जाते हैं, नहीं, जीवाणु की कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, जीवाणु की कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। इसका आंसर होगा आप लोग का नहीं, जीवाणु के कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 1 नंबर कि डायनासोर कैसे जीव है, तो डायनासोर जो आज से बहुत साल पहले आप लोग का लुप्त हो गए हैं, यानी कि रेड बुक में वो चले गए, यानी कि लुप्त हो गए, इनकी प्रजाति लुप्त हो गई है, ये सरीसृप जीव कहलाते थे। ये आप लोग का सरीसृप जीव, ठीक है, डायनासोर को सरीसृप जीव कहा जाता था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं लोग। आइए अब आगे हम लोग देखते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि जन्म के समय उत्पन्न भिन्नताएं होती है, तो जन्म के समय उत्पन्न भिन्नताएं होती है वंशानुगत है। अगर किसी एक व्यक्ति अगर के आप लोग को बता दें कि मान लीजिए कि ये 2 व्यक्ति हैं, या कोई मान लीजिए व्यक्ति, एक आप लोग का नर है और एक मादा है। अब ये दोनों ने एक बच्चे को जन्म दिया, तो इनका जो अंश होता है, अगर इस बच्चे में किसी प्रकार का बदलाव हुआ है, तो इन दोनों के वंशानुगत के कारण हुआ, यानी कि इसका वंश, क्योंकि इसका गुणसूत्र आप लोग का, इसका गुणसूत्र इसी से आया होगा। अगर लड़का है तो X से लड़की है, तो X लड़का है तो XY आया होगा, जिसके कारण इसका वंशानुगत है। तो अगर जिसमें इसी में किसी भी प्रकार का बदलाव होता है, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव होता है, तो इसका आप लोग का इसका कारण होता है वंशानुगत। जन्म के समय उत्पन्न भिन्नताएं होती है, भिन्नता मतलब अलग हो जाती है। देखते हैं लोग कि कोई ये व्यक्ति अपने खुद पिता के समय, व्यक्ति खुद स्वयं पूरा फुल टू फुल अपने माता के समय समान नहीं दिख पाता है, तो इसका वो मेन आप लोग कारण होता है वंशानुगत, ठीक है। जन्म के समय उत्पन्न भिन्नताएं होती है वंशानुगत। इसको याद रखिए कि जन्म के समय उत्पन्न भिन्नताएं होती है वंशानुगत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर आनुवंशिकी का पिता किसे माना जाता है, आनुवंशिकी का पिता किसे माना जाता है, तो इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे लोग कि आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। देख रहे हैं कि उस समय से जितना आनुवंशिकता जैव विकास में देखे हैं लोग, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान दिया है मेंडल ने। तो मेंडल ने इसमें सबसे बड़ा योगदान दिया, तो इसीलिए इनको आनुवंशिकता का पिता माना जाता है। यह आपका क्वेश्चन कई बार आप लोग का एग्जाम में पूछ चुका है कि आनुवंशिकता के पिता किसे माना जाता है, तो मेंडल को आनुवंशिकता को पिता माना जाता है। सर्वप्रथम इसी ने ये बताया था कि अगर किसी व्यक्ति में किसी भी प्रकार का बदलाव आ रहा है,
किसी भी प्रकार का बदलाव आ रहा है तो इसके वंशों के कारण हुआ है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति में किसी प्रकार का बदलाव आ गया है तो मान लीजिए कि ये 2 वंशों तक लमसम 2 वंश तक, मान लीजिए कि अगर पिता है तो पिता की तरह नहीं होता है तो दादा के तरफ वो अपना रुख ले लेगा। अगर जो कोई व्यक्ति कोई लड़का है उसका कुछ शरीर में बदलाव किया गया है तो उसके जरूर उसके किसी वंश का में इस प्रकार का बदलाव हुआ रहेगा। तो ये बदलाव आप लोग का 2 पीढ़ियों तक चलती है, यानी कि वंशानुगत, यानी कि लगातार अगर देखें तो 2 पीढ़ियों तक ले ये चलती है। तो याद रखिएगा लोग कि आनुवंशिकता का पिता किसे माना जाता है तो मेंडल को आनुवंशिकता का पिता माना जाता है। आगे देखते हो कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं तो ये आप लोग का समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समजात नहीं होते हैं, समरूप होते हैं। याद रखिएगा लोग इसको, समजात नहीं समरूप होते हैं, समरूप होते हैं या इसी को कई बुक में लिखा समवृत्ति होते हैं, समवृत्ति। तो समरूप रहेगा ऑप्शन में तो समरूप टिक लगाइएगा, अगर समरूप ऑप्शन में नहीं है तो समवृत्ति टिक लगाइएगा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद। तो कुत्ता के अग्रपाद में भी देखेंगे तो उंगलियों की संख्या 5 आप लोग को हो जाता है। हमारे हाथ में भी उंगलियों की संख्या 5 होता है। हम उसके भी देखिएगा मुड़ाव का 3 हिस्सा पाया जाता होगा, 2 हिस्सा। और यहाँ पर कह रहा है कि हमारे दांत तथा हाथी के दांत है। तो इसमें भी हम लोग का अपना दांत होता है, अपना दांत भी चबाने और हाथी के दांत भी चबाने के लिए वो यूज करती है। तो हमारे दांत तथा हाथी के दांत ये भी आप लोग का समरूप समजात है। आलू एवं घास के ऊपर भूस्थारी, यानी कि आलू और घास के ऊपर भूस्थारी होता है जो भी पौधा पाया जाता है इसका पाया जाता है। तो ये भी आप लोग का समजात अंग हो गया, यानी कि वंश के कारण उसमें हुआ बदलाव। अगर वंशानुगत है उसके अंदर होने वाला बदलाव आप लोग का समजात में चला जाता है। क्या किस में चला जाता है, समजात में। तो आप लोग का इसका ऑप्शन नंबर डी से सही रहेगा, उपरोक्त सभी। ये सभी घटनाएं हैं, इसके लिए ये सभी समजात है। तो इसमें कुछ भी रहे समजात अंगों का उदाहरण है तो ये आप लोग का ऑप्शन डी यानी कि पूरा होगा। नीचे देख रहे हैं कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। तो विकासीय दृष्टिकोण से हम लोग का सबसे अधिक समानता मिलती है तो चीन के विद्यार्थियों से। किसे मिलती है, चीन के विद्यार्थियों, नहीं चिंपैंजी से, नहीं मकड़ी से, नहीं जीवाणु से। एक और भी आप लोग का बात कहता है कि आप लोग का मनुष्य का जो प्राणी है स्पेसिस है ये आप लोग का अफ्रीका में विकसित हुआ। माना जाता है कि अफ्रीका में विकसित हुआ और अफ्रीका से ये पार करके अमेरिका या अन्य एशिया महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में फैला। और इसमें क्या हुआ, उसके आप लोग का बोल दे तो वहाँ का जलवायु, वहाँ का वंशों के एक दूसरे के मिलाप से वहाँ पर वंशानुगत परिवर्तन हुआ। अगर आप लोग हम बात बता दें कि ये वंशानुगत परिवर्तन किस प्रकार, याद रखिएगा लोग कि मनुष्य का ऐसा स्पीसीज है जिसका अभी तक माना जाता है कि उसका उत्पत्ति का आधार अफ्रीका का भी माना जाता है। अफ्रीका से ही इसका उत्पत्ति हुआ, अफ्रीका से ही चलकर आगे के देशों तक गया और आगे के देशों तक ज्यों गया उसमें वंशानुगत परिवर्तन होता गया। वंशानुगत परिवर्तन हुआ तो देखते हैं कि हम लोग के यहाँ पर तीनों यहाँ पर सभी कलर के व्यक्ति होते हैं, जबकि आप लोग का एशिया या आप लोग का बोल दे तो ऐसी पश्चिमी देशों में जाएंगे तो उसमें अलग ही प्रकार के चेहरे पे लोग दिखाई देने लगते हैं। तो ये सभी आप लोग का मेन कारण होता है वंशानुगत, यानी कि उसके वंशों का उसके वंश का जो परिवर्तन होता है उसी का मेन इसमें जिम्मेवार होता है। यानी कि मान लीजिए कि
एक मतलब कोई भी जीव भी है तो जीव में भी मान लीजिए कि एक नीला जीव ले लिए और एक आप लोग का पीला कोई जीव ले लिए और दोनों दोनों में आप लोग का दोनों में मर मिलाप करा और उससे उसके बाद जो जीव का उत्पन्न हुआ मान लीजिए कि वो लाल हो गया या नीला हो गया या दूसरा कलर हो गया, तो इसमें भी उसका क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। ये परिवर्तन होता रहता है जिसके कारण उसकी आकार आकृति में भी ये परिवर्तन होता रहता है। तो यही वंशानुगत परिवर्तन होता है। तो ये आप लोग का चैप्टर का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हुआ, यहाँ से देखेंगे लो आप लोग को, इसको याद रखिएगा लो, याद कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।